नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ अपनी लिखी एक और कहानी के साथ। और कहानी है कमी। दूसरों के दुखों का एहसास होने पर ही आपको पता चलता है कि और भी न जाने कितने गम हैं ज़माने में। इनके आगे आपके अपने दुख, अपनी परेशानियाँ, अपनी दुश्वारियाँ तो जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे सरला मौसी से मिलने के बाद, उन्हें जानने के बाद हमारी इस गंगा को लगने लगा था। गंगा यानी कि सरकारी स्कूल में काम करने वाली एक निम्न श्रेणी की कर्मचारी। उस स्कूल के हर छोटे बड़े काम को अपनी पतली दुबली सी काया से इधर से उधर दौड़ती भागती सी निपटाती गंगा। इतना विस्तृत, व्यापक, फैला ये बड़ा सा इंटर कॉलेज, कहने को तो इंटर कॉलेज, लेकिन एक एक कक्षा के इतने सारे सेक्शंस के बस इधर से उधर मैडम लोगों के हुक्म बजाती बजाती गंगा का तो बाजा ही बज जाता। जैसे उस पर खुद के घर की भी इतनी जिम्मेदारी, खुद के लिए ढंग से दो रोटी बांधने की भी फुर्सत नहीं। उसके पैसे आते तो घर में सबको अच्छे लगते हैं, महीने दर महीने, लेकिन किसी के दिल में उसके लिए दया प्यार इतना सा भी नहीं कि कोई दो मीठे बोल ही बोल कर पूछ ले कि गंगा, तूने भी कुछ खा पी लिया या नहीं। घर से खटती करती जाती है और स्कूल में भी एक पैर से चक्कर काटती रहती है। स्टाफ रूम में एक कोने में तो दूसरे कोने से कक्षाएं, तो तीसरे कोने में कॉलेज की कैंटीन। इंटरवल में कभी कोई सी मैडम कैंटीन से कुछ मंगाती तो कभी कोई सी। उसका सारा वक्त यूं ही निकल जाता। तसल्ली से दो घड़ी चाय पीने को भी नहीं मिल पाते बेचारी को। कैंटीन में कार्यरत सतीश उसका चाय समोसे के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता रहता। 2 समोसे उसके लिए बचा कर भी रखता। जिस किसी भी समय आती गंगा तो जैसे भुक्कड़ों की तरह खा जाती ठंडे समोसे। सतीश उसे दूर से ही आते देख जल्दी से चाय बनाने को रखता, मगर गंगा को इतनी फुर्सत कहाँ। समोसा मुंह में भरती भरती ही भाग लेती। सतीश मन की बात मन में ही दबाए उसे भागते जाते देखता रहता। उसे गंगा बहुत अच्छी लगती थी। जानता था कि शादीशुदा है, फिर भी बस अब कोई अच्छा लगने लगे तो कुछ और थोड़े ही ना दिमाग में आता है। अच्छी लगती है तो लगती है बस। उसे देखता है तो जाने कितने फिल्मी गाने, लबों पर आने गाने को मचलने लगते हैं सतीश के। खास तौर पर ये वाला, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। कई बार तो अपने फ़ोन में यूट्यूब पर इस गाने को देख सुन चुका है और हर दफ़ा ख्यालों में खुद राजेश खन्ना भी बन चुका है। जबकि गंगा के मन में तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं, दूर तलक नहीं। उसके अपने ही झमेले क्या कम थे। चाय पीने तक की फुर्सत तो थी नहीं उसके पास। किसी का मन तो वो तब पढ़ पाती ना। 2 साल से थी वो इस स्कूल में। शायद सतीश भी तब से ही था, मगर बात कभी समोसे चाय से आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। सतीश में हिम्मत नहीं उसके आगे मुंह खोलने की, और उसे तो अपना काम और उसके बाद घर दिखता था बस, जहां और ढेरों काम उसके इंतज़ार में पड़े होते थे। मगर इधर 2-3 महीनों से गंगा को थोड़ा सा चैन मिला है। उसकी वजह है सरला, जिन्हें उसने सरला मौसी कहना शुरू कर दिया। हाल ही उन्हें मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इस स्कूल को
लंच टिफ़िन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। कुछ दिनों पूर्व स्कूल में हुए एक फंक्शन में उनके बनाए खाने की सबने बड़ी तारीफ़ की। सो बस वह तो लगली पीछे बड़े बाबूजी के कि उस स्कूल का लंच ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिलवा दो। बड़े बाबू श्यामलाल ने सरला मौसी को कॉन्ट्रैक्ट तो दिलवा दिया, मगर साथ में शर्त भी कि उनके लंच के वे पैसे नहीं लगाएगी उनसे। सरला मौसी को इन सब लेन देन का बड़ा आइडिया था कि बिना इसके तो कुछ चलेगा नहीं यहाँ, इसलिए बिना किसी नानुकुर के मान ली उनकी बात। सरला मौसी के आने का असर ये हुआ कि वह अपने टिफ़िन वगैरह तैयार करके कुछ देर पहले ही आ जाती थी स्कूल। टिफ़िन सब स्टाफ रूम में रखने के बाद वो अपनी इस गंगा का थोड़ा काम भी निबटवा देती थी। इससे इसके 2-4 इधर उधर के चक्कर कम हो जाते थे। साथ ही उसे अपने सामने बैठकर खाना भी खिला देती थी। अब जब गंगा ने उन्हें मौसी ही कह दिया तो वो भी तो उसकी बेटी ही हुई ना। पैसे कैसे लेती बेटी से। दोनों का कुछ ही दिनों में अच्छा तालमेल बैठ गया था। अब जब 2 लोग मिले तो काम भी हल्का हो गया। दूसरे साथ साथ एक दूसरे के सुख दुख की साझेदारी भी हो गई दोनों में। माँ जैसी स्नेहमयी सी उन सरला मौसी से बात करके अपनी कहकर गंगा दुखों से हल्की होने लगी थी। वैसे भी किसी से अपना सुख दुख साझा करके मन हल्का हो ही जाता है। सो सरला मौसी से बात करके गंगा भूलने लगी थी कि उसके गरीब मायके वालों ने उसे एक नाकारा दारूबाज आदमी के पल्ले से बांध दिया। बस अपनी लड़की बिहाने का धर्म निभा दिया था। वह भूलने लगी थी कि शादी के 5 साल बाद भी उसकी गोद सोने की सोनी है, जिसकी वजह से उस निठल्ले पति बने आदमी को इधर उधर मुंह मारने का लाइसेंस भी मिल गया था। वो भूलने लगी थी कि इस बाबत उसकी सास का भी पूरा साथ अपने बेटे को था। कर ले दूसरी शादी, 5 साल दे दिए, बहुत दिए, मतलब जैसे शादी ना हो गई कोई सौदा हो गया कि बच्चा नहीं होगा तो शादी नहीं चलेगी। वह तो गनीमत रही कि समय रहते अपनी एक सहेली के कहने पर उसने इस स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया। कम से कम घर तो टिक गया उसका। उससे ना मतलब सही, उसकी पगार का तो सब बेसब्री से इंतज़ार करते ही थे। उनकी कमज़ोरी जान वो भी शेरनी सी बन गई है। अब हिम्मत आ गई है उसमें भी। सही में पैसा बड़ी चीज़ है, बड़ी कुत्ती चीज़। अब करके तो देखे कोई दूसरी शादी। खूब खर्चा उठाएगी वो उसका और उसकी दारू का। खा और पड़ा रहे घर में। मगर इतने पर भी खुश थी क्या वह? कमी तो थी ही ना उसकी इतनी बड़ी। देर सवेर फिर मुँह मारेगा बाहर को। वे तो कितने ही समय घर से बाहर रहती है। पीछे माँ बेटे क्या क्या गोल खिला रहे हैं क्या पता। सुबह सवेरे सजी संवरी मैडम लोगों को उनके पति स्कूटर गाड़ियों से छोड़ने आते तो मन महसूस कर रह जाती गंगा। यहाँ उसका पति तो चारपाई पर पसरा पड़ा था। अब तक कुछ एहसास ही नहीं था उसे कि उसकी बीवी सुबह सवेरे उसकी रोटी पानी का इंतज़ाम करके नौकरी पर चली भी गई। दोपहर बाद तक फिर आएगी तो फिर जुट जाएगी उसकी पेट पूजा के इंतज़ाम में। काम करने जाती है वहाँ, तफरी करने थोड़ी ही ना जो थके ना। काश कि उसका पति भी नौकरी कर रहा होता। काश कि वो शराबी ना होता। काश कि प्यार करता वो उसे। काश कि थोड़ी सी इज्जत भी कर लेता तो ज़िंदगी कुछ और ही होती ना उसकी भी। उसकी छोटी सी भी नौकरी में खुश हो लेती वो। उसकी आप बीती सुन सरला मौसी ने ही समझाया था एक दिन, गंगा पति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, जहाँ तक हो सके उसे संभाल कर ही रखना चाहिए।
क्योंकि औरतों की ज़िंदगी में ये जो पति नाम का टैग चिपका हुआ है ना, उससे वैसे कोई फ़ायदा हो ना हो, पर तू माने चाहे ना माने, दूसरों की गिद्ध नज़रों से तो बचना होता ही है इससे। कोई कुछ भी कह ले कि 21वीं सदी की औरत वे, पर सस्त जय गंगा। क्या अकेली औरत आज भी उतनी ही अकेली और मजबूर है जितनी कि हमारे समय में हुआ करती थी, और उससे भी पहले हमारी माँ के ज़माने में हुआ करती थी। सरला मौसी की बातों ने उसे इतना तो एहसास दिला दिया था कि गहरी चोट खाई है मौसी ने भी। बिना चोट खाए कोई इतनी गहरी बात नहीं करता। पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, पर दिल तो है ना सब समझने और महसूस करने का। पूछ बैठी एक दिन, मौसी बहुत सहा है क्या तुमने? कुछ अपनी भी तो कहो कि मेरी ही सुनती रहोगी रोज़। बदले में डबडबावा भर आई थी सरला मौसी की आंखें। बोली, छोड़ छोरी, अब मेरी तो गुजर गई जैसी गुजरनी थी। तू मेरी बात का ध्यान रखियो बस। सोच, कितने ही लोग हैं ऐसे जिन पर हमारे जितना भी नहीं। मैडम लोगों की सिल्क जरी की साड़ी देखकर बजाय दुखी होने के अपनी कलफ लगी सूती धोती को बचाने की सोच, क्योंकि औरों पर वो सूती धोती जैसी भी नहीं है। उनकी बातों को सुनकर पुनः उनके बारे में उनसे जानने के लिए कुछ कहना ही चाहती थी गंगा कि इंटरवल की घंटी बज गई थी और वो मौसी के साथ खाने के टिफ़िन और चाय स्टाफ रूम में पहुंचाने में लग गई। सतीश भी टाइम के हिसाब से चाय पहले से ही बनाना चढ़ा देता था। अपनी चाय पीते पीते भी सोच रही थी गंगा सरला मौसी के बारे में। यूं देखने से तो उन्हें कोई नहीं कह सकता कि उनके जीवन में कोई दुख भी होगा। हंसता मुस्कुराता सौम्य सा चेहरा, साफ सुथरी कलफ लगी सुंदर धोती, आँखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास। सही में खुशी है या भीतर के दुखों को ज़बरन छिपाती एक झूठी छलावेदार हंसी? अगली बार तो वो पूछ के ही रहेगी। आदमी अपने भीतर के गम तो छिपा सकता है, मगर जो चीज़ सामने ही नज़र आए उसे कोई कैसे? सरला मौसी भी सब कुछ छिपा सकती थी, मगर चेहरे पर सामने ही दिखती अपने चेहरे की इतनी बड़ी कमी को नहीं। उनके होठ और नाक के बीच एक बड़ा सा कटने जैसा निशान था, जिसकी वजह से कुछ हकलाहट थी उनके बोलने में। मतलब कुछ नहीं, काफ़ी हकलाहट थी। शुरू में तो गंगा को भी समस्या होती थी उनकी बात समझने में, मगर धीरे धीरे जहाँ दिल के तार मिले वहाँ सब मिल गया समझो। उनकी मुश्किल से कंप्लीट होने वाली बात को वो खुद ही पूरा कर उनकी मुश्किल आसान कर देती थी। उसके पूछने पर शुरू में ही उन्होंने ये तो बता ही दिया था कि जन्म से ये समस्या शायद उनके पूरे जीवन की एकमात्र समस्या, जिससे बाकी की और न जाने कितनी ही समस्याएं तो पैदा हो ही गई थी उससे। जीवन और समस्याएं जैसे एक हो गए थे उनके लिए। हर मोड़ पर रुकावटें ही रुकावटें, पर अब वो खुश थीं, संतुष्ट थीं, उन्होंने ही बताया। मगर गंगा इतने से ही संतुष्ट नहीं थी। उसे जानना था सब कुछ सरला मौसी के बारे में, उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे राज के बारे में। और एक दिन उसे आखिर मौका मिल ही गया था। उस दिन स्कूल में ऑफिस के एक पुराने बूढ़े कर्मचारी की डेथ हो गई थी। यूँ तो वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन स्कूल के नियमों के मुताबिक सुबह जब स्कूल खुलने पर उसकी डेथ की पता पड़ी तो शोक सभा करने के बाद स्कूल की छुट्टी कर दी गई। प्रिंसिपल मैम को तो ध्यान आया कि सरला मौसी तो खाना लेकर आती हैं सबका रोज़,
अब उन्हें इत्तला करना बहुत ज़रूरी है, वरना बेचारी परेशान होंगी, मेहनत करेंगी, वापस जाएंगी, फिर स्कूल तक लाएंगी। दरअसल प्रिंसिपल मैम तक बात भी गंगा ने ही पहुंचाई थी किसी तरह, वरना उन्हें क्या पड़ी थी। खैर, तो मैं दरअसल ये कहना चाह रही थी कि फाइनली जब फ़ोन पर भी सरला मौसी से बात नहीं हो पाई गंगा की, तो गंगा को ही उनके घर जाना पड़ा उस खबर को लेके। अच्छा मौका था स्कूल के वक्त में कहीं जाने का, घर जाकर भी क्या करना था अभी। सरला मौसी बस तैयार कर ही रही थी कि गंगा से खबर सुन के बस सब वहीं रोक उसके पास ही बैठ गई। चाय भी बना ली दोनों के लिए। अब आज तो कोई बहाना नहीं था बचने का उनके पास। सो बस चाय पीते पीते ही बोल पड़ी वो, ये निशान देख रही है ना गंगा, बताया था ना तुझे कि जन्म से ही है। बस सोच कि एक यही सच है जीवन का मेरे। जन्म देने वाली माँ तो चल बसी मुझे इस कमी के साथ जन्म देकर। पिताजी को तो खैर मतलब ही क्या, पहले ही 2 बेटे और 2 बेटियाँ, मैं 5वीं एक ऐसी निकल गई तो क्या फ़र्क पड़ता भला। माँ के जाने के बाद पहले तो बड़ी बहनों ने पाल पोस दिया एहसान जता जता के। मैं तो उन चारों से वैसे ही बहुत छोटी थी। खूब सारे दिन मुझ पर हुक्म चलाते, अपने काम कराते और मेरे ज़रा सा कुछ कहने पर मेरे ऐसे हकलाने का मेरा खूब मजाक बनाते। सहती थी सब, क्या करती, पता थी ना अपनी कमी। अपने भाई बहन ही मजाक बनाते थे मौसी। विश्वास नहीं हुआ तो उन्हें बीच में ही रोक कर बोल पड़ी गंगा। बोलते बोलते हंसती पड़ी सरला मौसी, एक दर्द भरी हंसी। बोली, क्या अपने और क्या पराए बिटिया, यहाँ तो जो मिला बस मजाक बनाने वाला ही मिला। घर में सब अपने, स्कूल में सब साथ के बच्चे, यहाँ तक कि टीचर लोग भी। कोई कोई तो मजाक बनाने के लिए मुझे खड़ा भी कर देते कि इस सवाल का जवाब तुम दो सरला। और जब मैं अपनी कटी पिटी हकलाहट भरी आवाज़ में जवाब देती तो सारी क्लास के संग मैडम जी भी खूब हंसती। उस पर लगता मानो भरे बाजार में नंगा कर दिया हो जैसे। सारा शरीर शर्मसार, मन करता कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं या दौड़कर बहती दरिया में डूब मरूं। भगवान से भी खूब शिकायत कर कर रोती कि कैसा जीवन देकर भेजा है मुझे, ले लो ऐसा जीवन, मुझे नहीं चाहिए जहाँ पल पल पर अपमान हो, कड़वापन हो। पर गंगा, कुछ नहीं होता अपने हाथ में, तकदीर का लिखा भुगतना ही पड़ता है। मैं भी बस वक्त का खिलौना बन सब सहती रही, जीती रही, यूं ही कुढ़ती रोती रही। धीरे धीरे वक्त सरकता रहा यूं ही, अपमान, जिल्लत और कड़वेपन के साथ। जिंदगी की सच्चाइयाँ यूं ही परत दर परत खोल कर सामने आती रहीं। इस बीच दोनों बहनें भी विदा होकर ससुराल चली गईं। छोटा भाई पढ़ने दूसरे शहर चला गया। बड़े भाई की भी शादी हो गई। भाभी बहुत तेज गंगा, बहुत तेज। उसे घर में मेरा और पिताजी का रहना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। मेरी तो बस बात ही मत पूछो, जाने किस जन्म का बैर था उन्हें मुझसे। उन्हें खुश करने के लिए मैं घर का सारा काम करती, उनकी हर बात मानती। पढ़ाई भी छूट गई इस चक्कर में, मगर उन्होंने तो जैसे हर छोटी बड़ी बात पर कलेश करने की कसम खा ली थी। 2 साल बाद पिताजी भी साथ छोड़ गए। उस वक्त मुझे लगा कि मैं सचमुच अनाथ हो गई। हालांकि वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, फिर भी पिता का साया तो था ना, जो अंदर से मजबूती और हिम्मत देता था, वो भी ईश्वर ने छीन लिया। जिंदगी और बोझ लगने लगी। भाभी की मनमानी और बढ़ गई। यूँ तो पहले भी कौन रोक टोक थी, मगर फिर भी पिताजी के जाने से उनके मुझे तंग करने की
और सब बातें बढ़ने लगी। आपके भैया कुछ नहीं कहते थे मौसी उनसे? एक बार कस के डपट देते तो हिम्मत कदमों में आ जाती भाभी के। सारा झगड़ा तो यही था गंगा। भैया ने कब मेरा दुख अपना समझा था। मेरी कमी से जैसे पैदा होते के साथ ही नफरत हो गई थी उन्हें। बाकी मेरी दोनों बड़ी जीजियों से तो खूब स्नेह प्यार था बचपन से ही। मुझे छोड़ सबसे प्यार था उन्हें, उन लोगों की शादी से पहले भी और बाद में भी। हर तीज त्योहारों पर पहले से पहले सारी तैयारी रखते कि कुसुम के ससुराल में अब ये जाना है और विनीता की में ये। भाभी भी सब चुपचाप करती रहती। मेरे लिए ही सबके दिलों में प्यार का टोटा हो गया था बस। जैसे मैं कोई ज़बरदस्ती की चीज़ ठेल दी गई हूँ सबकी ज़िंदगी में। सब कर्म है बिटिया, सब कर्म है। मुझे तो अब तक सब महसूस होना भी बंद हो गया था। हर चीज़ के सहने की भी एक मियाद होती है ना। सहन शक्ति की वे मियाद अब मेरी भी ख़त्म हो गई थी। छोड़ दिया था रोना कल्पना और अपने बारे में सोचना। कुछ हाथ में ही नहीं था जब। भैया का परिवार भी अब बढ़ने लगा, साथ ही खर्चा भी। पर आय के साधन वहीं के वहीं थे। एक परचून की दुकान ही तो थी बस। पहले पिताजी भी उसी पर साथ बैठते थे। हालांकि दुकान बाजार में बीचों बीच थी, ठीक चलती भी थी, लेकिन एक अकेली दुकान पर कितने मुँहों का खर्चा था। भाभी तो बच्चों और परिवार में व्यस्त थीं और मेरे बस में तो कुछ करना वैसे भी नहीं था। लोगों को अपनी बात तक तो समझा नहीं पाती थी। पढ़ाई लिखाई भी ऐसी कर नहीं पाई कि कुछ कर सकूं। मेरी ज़िंदगी दूसरों पर तो बोझ थी ही, खुद पर भी कम बोझ नहीं थी। किसी को भी नहीं कहा कुछ कभी, पर अब कहने में क्या दिक्कत। मैंने एक दो बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की गंगा। पर तुम्हारा मतलब आत्महत्या से मौसी? हाय राम! आंखें फाड़े हैरत से बोली गंगा। चुप कर, धीरे बोल। पता नहीं तब कैसे सब सोच लिया। अब ख्याल भी आता है तो झुरझुरी सी होती है तन बदन में। जाने कैसे पड़ गई इतनी कच्ची ये आज की सरला। उन्हीं दिनों हमारे घर के पास ही एक कुकिंग स्कूल खुला था। पता नहीं जाने कैसे मन किया कि कुछ यहीं सब सीख लो। इससे कौन सा मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। सीख जाऊंगी तो क्या पता कभी काम ही आ जाए। पड़ोस में एक सखी सहेली सी रहती थी, बीना। वो भी जाती थी वहाँ। बोली बहुत नई नई चीज़ें सिखाते हैं, चल तो भी साथ हो जाएगा मेरा भी। बस तो बिना किसी को घर में बताए दिन में 2 घंटे को वो कुकिंग क्लास जाने लगी। पैसे भी पुराने जोड़े जुड़ाए काम आ गए। पर मेरा इतनी देर को भी घर से गायब हो जाना आसान थोड़ा ही था। हफ्ता भर तो जैसे तैसे निकल गया झूठ बोल बाल कर, क्योंकि भाभी ने अब घर का सारा काम ही मुझ पर छोड़ रखा था, तो कैसे चलता बिना बताए। एक दिन खुद ही हिम्मत करके बता ही दिया भाभी को। मैं तो सोच रही थी कि कुछ आफत मचाएंगी भाभी, पर गंगा कुछ ना हुआ ऐसा वैसा। मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ। मेरा कोई काम इतना आसान हो जाए, असंभव। वो तो राज बाद में खुला कि भैया मेरी शादी की बात कहीं चला रहे थे। एक तो वैसे ही इतनी बड़ी कमी मुझ में, ऊपर से कुछ कामकाज भी नहीं आता। वैसे भी कौन सा उन लोगों से पैसे ले रही थी कोर्स करने के। भाभी ने भी सोचा अच्छा है कुछ सीख साख ले, जैसे भी हो टले भला बस घर से। फिर तुम्हारी शादी हो गई मौसी? टकटकी लगाए किसी फिल्मी कहानी के माफिक सुन रही उनकी बात को बीच में ही काट कर फिर बोली गंगा। अरे छोरी, कोई हंसी मजाक था क्या मेरी शादी होना? भैया ने यहाँ तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, पर मेरी किस्मत को बनाना इतना आसान थोड़ा ही था। जब उस ऊपर वाले ने ही ऐसी काली स्याही से लिखी थी तो कोई कैसे रंग भर सकता था उसमें। हर जगह मेरी कमी आड़े आ जाती। लड़के भी कुछ ना कुछ कमी वाले ही देख रहे थे भैया, कि चलो निभ जाएगी, दोनों एक से होंगे तो।
मगर लड़के भी ना गंगा, खुद चाहे कैसे भी हों, लड़की तो हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित ही चाहिए उनको। वो ना होती तो कम से कम पैसा ही तगड़ा मिल जाता। सो हमारे यहाँ तो वो भी ठन ठन गोपाल, कैसे जमती बात फिर। घर से मेरे विदा होने के भाभी के मंसूबों पर पानी फिर गया था, तो वो चुप क्यों रहती अब फिर भला। एक दिन नमक मिर्च लगाकर भैया के कान में उड़ेल दी मेरे बाद कोर्स करने की। इस बार भाभी के नमक मिर्च लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। भैया ने कुछ कहा ही नहीं। बहन की बदकिस्मती पर तरस आ गया था शायद उन्हें भी, या फिर अब वो भी हालातों से समझौता कर रहे थे। मुझे भी भैया की किसी बात का बुरा नहीं लगता था। मेरी जैसी कमी वाली लड़की के साथ निभाना बहुत बड़ी बात थी ना। मेरे लिए तो अब जो थे वो ही थे। बाकी बहनों ने तो एक बार भी झूठे को नहीं पूछा कैसा चल रहा है मेरे संग। दूसरा भाई भी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसी शहर की एक कंपनी में लग गया था। क्या पैसे कमा रहा है क्या नहीं, उसने कभी भैया तक को नहीं बताया। मैं तो कहीं मायने रखती ही नहीं थी। तो फिर तू ही बता गंगा, ऐसे एकमात्र इकलौते ध्यान रखने वाले उन बड़े भैया की बात का भी क्या बुरा मानती मैं। सो तो है मौसी, किसी की जिम्मेदारी उठाना आसान तो ना है। माँ बाप हों तो उनकी बात तो अलग है। अच्छा फिर क्या हुआ मौसी, शादी तो हुई ना तुम्हारी। उस दिन तुमने स्कूल में कुछ बताया तो था ना कि तुम्हारी बेटी जाने क्या कर रही है वो। हाँ री, शादी तो हुई मेरी भी, और ऐसे छैल छबीले सुंदर से राजकुमार से हुई कि विश्वास ही नहीं हुआ, ना लोगों को और ना ही मुझे। घर परिवार भी ठीक ठाक था, बस लड़का कुछ काम वाम नहीं करता था। सो भैया ने उसे अपने साथ दुकान पर ही रख लिया। वैसे भी भैया को कोई तो साथ चाहिए था ना। पिताजी के जाने के बाद भैया दुकान पर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। मैं ये नहीं चाहती थी गंगा कि वो भैया के साथ ही काम करे। दिल में कहीं ये ठीक नहीं लग रहा था, मगर उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। भैया किसी भी तरह हाथ आए इस लड़के को जाने नहीं देना चाहते थे। लोग भी खूब खोद खोद कर पूछते कि सब अच्छे से देख लिया है ना, बता दिया है ना लड़के वालों को सरला की कमी के बारे में। भैया चिढ़कर कहते बता दिया है भाई, सब बता दिया है, बिना देखे समझे थोड़ी ही ना कर रहा हूँ। बहन है मेरी, दुश्मन थोड़ी है। मेरे हिसाब से लड़का कुछ ज़्यादा ही अच्छा था गंगा, और किसी को भी ना ये बात हजम नहीं हो रही थी। लोगों को तो जलने की आदत ही होती है मौसी, किसी को कोई खुश नहीं देख सकता। पता नहीं क्या आफत है लोगों को, छाती पे सांप लौट जाए तुरंत ही ज़रा सी दूसरी खुशी से। अरे किसी ने ये नहीं सोचा ज़रा भी कि चलो जैसे तैसे खुशी मिली है इसे तो आशीष दे दें अपना। सरला की बात सुन कहे बिना नहीं रह सकी गंगा। ऐसे ही है दुनिया गंगा, सारी की सारी ऐसी ही है। आशीष नहीं दिया किसी ने भी, तभी तो रास नहीं आई सासरे की दुनिया। पहली रात में ही असली दरिंदगी दिखा दी सुंदर लड़के ने। हैवानों की तरह टूट पड़ा मुझ पर। मेरी कमी के साथ शादी करने का एहसास जता दिया जल्लाद ने। अगले दिन ही पगफेरों की रस्म के लिए मायके आई तो पहली बार भाभी ने चिंता जताई। बोली, ये क्या हाल कर दिया नंदोई जी ने, आदमी है या हैवान। उनका सहारा पाके मेरा रोना फूट पड़ा। पहली बार एहसास हुआ कि मैं भी मायके वाली हूँ, मेरी भी फिक्र है मायके वालों को। तुरंत ही रोते रोते बोली, मैं नहीं जाऊँगी वापस भाभी, मर जाऊँगी ऐसे आदमी के साथ, मुझे यहीं रोक लो भाभी। मेरे रुकने के नाम से डरी भाभी तुरंत बिदक गई। पल भर को जागी चिंता उड़नछू हो गई। बोली, पागलपन की बातें ना करो जज्जी, ऐसा ही होता है शुरू शुरू में, सब आदत पड़ जाएगी। अभी शादी हुई है तुम्हारी, सब क्या कहेंगे, चुपचाप संभालो अपना घर। कैसी मुश्किल से हुई है तुम्हारी शादी, पता है ना।
तुम्हारे भैया ने जी जान लगा दी तुम्हारी इस शादी में, अब तो माफ़ करो अपने भैया को। भाभी सही कह रही थी गंगा। बस फिर कुछ नहीं कहा मैंने किसी से कुछ। डरती डरती चली गई। अगले दिन अपने ससुराल अपनी बदकिस्मती को गले लगाए। यहीं बस ताड़ गया वो मेरी कमज़ोरी कि कोई नहीं मुझे सहारा देने वाला, मेरी सुनने वाला। करते जाओ इस पर जितने जुल्म करने, कहाँ जाएगी, है ही कौन इसका। बस तो यहाँ मैं जितनी कमज़ोर और असहाय होती गई, वहीं मुझे वो और दबाता ही चला गया, जुल्म करता चला गया, तन पर भी और मन पर भी। इतने पर भी वह आदमी ठीक था नहीं गंगा। दुकान पर भैया के पैसों में भी हेरा फेरी करने लगा। शुरू में तो भैया मेरी वजह से चुप रहे, मगर बेचारे वे भी कौन धन्ना सेठ थे। शादी के कुछ महीने बाद एक दिन जब उनसे सहन नहीं हुआ तो कड़ा करके हिसाब दिखाने को कह दिया। बस हिसाब तो कुछ दिखाया नहीं, अलबत्ता सब जगह शोर मचा दिया कि भैया ने उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। घर आकर मेरी जो शामत करी सो अलग। पिट पिट कर शरीर की ऐसी दुर्दशा हो गई कि बस सोच लिया कि अब नहीं रहूँगी इस जानवर के साथ। भाभी भैया रख पाएँ तो ठीक, वरना देखा जाएगा। मुझसे भी बदतर हालत वाले लोग भी अपना ध्यान खुद रख लेते हैं। मैं तो फिर शरीर से पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हूँ, समझा लूँगी अपनी बात, जैसे भी कर लूँगी कुछ भी। बस तो गंगा पार कर ही ली ससुराल की दहलीज मैंने जी कड़ा करके। बड़ा दीगर फैसला किया मौसी तुमने तो। इतनी हिम्मत तो मैं भी कभी ना दिखा पाई। जब जब पता चलता है कि वह मेरा निकम्मा पति कहीं किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, कसम से मन करता है कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं कहीं। पर सोच कर ही रह गई हमेशा मौसी, कुछ ना कर पाई कभी। अच्छा फिर आगे क्या हुआ मौसी? बड़ी मुश्किलें आई होंगी ना, इसीलिए मुझे भी तो समझा रही थी तुम एक दिन कि पति का घर और पति मत छोड़ियो कभी। क्या हुआ फिर ससुराल छोड़ने के बाद मौसी? सरला मौसी ठंडी आहसी भर के बोली, होना क्या था बिटिया, मेरा तो कोई और ठौर ठिकाना था ही नहीं सिवाय भैया के घर के। सो बस वहीं पहुंच गई। इस बार भैया ने तो कुछ नहीं कहा, क्या कहते। उस आदमी की करतूतें जो पता पड़ गई थी, जैसी भी थी तो उनकी बहन ही ना आखिर। पर भाभी ने बड़ा बखेड़ा किया। पहले तो प्यार से भी समझाने की कोशिश की। बोली, जिज्जी क्यों खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो, उनका कुछ नहीं जाएगा, ले आएगा 4 दिन बाद ही दूसरी, पूछेगा भी नहीं तुम्हें ज़रा भी, लौट जाओ, सिवाय नुकसान के और कुछ हाथ नहीं आएगा। शादीशुदा लड़की की सासरे के बिना दूसरा कोई ठौर नहीं। पति जैसे भी रखे रह लो, उसी में सबकी भलाई है, तुम्हारी भी और हमारी भी। फिर गंगा सब जानने को बड़ी उतावली हो रही थी। सरला मौसी की कहानी किसी फिल्मी कहानी की माफिक ध्यान लगाकर सुन रही थी वो। टीवी और फिल्मों में देख ऐसे ढेरों किस्से आंखों के आगे आ गए थे उसके। फिर कुछ नहीं, मुझे नहीं जाना था सो नहीं गई मैं। भैया की चुप्पी ने मुझे फिर हिम्मत दी और भाभी को मुझ पर जुल्म करने का अधिकार। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि भाभी को शिकायत को कोई मौका ना दूं। घर का छोटा बड़ा हर काम अपने हाथों ले लिया था, मगर भाभी को तो मेरे वहाँ रहने से ही प्रॉब्लम थी। अब उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था गंगा। ससुराल मुझे जाना नहीं था, जाती तो जाती कहाँ फिर, करने तो भाभी को भी अपने मन की। लेकिन गंगा फिर भी, भाभी चाहे जैसी भी थी, ये बात तो उन्होंने बिल्कुल सही समझाई थी कि पति के घर के बिना लड़की की कोई इज्जत कुछ नहीं होता, कोई उसे इज्जत की नज़रों से देखता ही नहीं। कुछ ही दिनों में सारे गली मोहल्ले में मेरे ससुराल छोड़ने की खबर फैल गई। जो भी मुझे देखता छीटाकशी किए बिना नहीं रहता, क्या बुजुर्ग, क्या जवान और क्या बच्चे। उन्हें तो मसालेदार खबर मिल गई थी गपबाजी करने के लिए।
दूसरे पर क्या बीत रही है उसका उन्हें कोई लेना देना नहीं था, कोई मरे या जिए। उस पर थोड़े दिनों में मेरे पाँव भारी होने की खबर और पता पड़ी मुझे। मेरे तो हाथ पाँव ठंडे हो गए। अपना ही ठिकाना नहीं तो भाभी को बताया तो उन्हें उम्मीद जगी कि अब इस बच्चे की खातिर तो मैं चली ही जाऊंगी ससुराल। मुझे भी एहसास हुआ कि अब जो भुगतना पड़े मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन गंगा, मेरा दाना पानी उठ चुका था सासरे से। अगले दिन ही भैया के संग गई तो उसने न जाने कैसे कैसे गंदे इल्ज़ाम लगा के हम दोनों को घर से निकाल दिया। मानने को ही तैयार नहीं कि बच्चा उसका है। इससे अच्छा तो वहीं रहते ही मुझे इस खबर का पता चल जाता। कम से कम मेरी दोनों जुड़वा बेटियों को पिता का साया तो मिल जाता। भाभी की बात पर उस दिन भरोसा हुआ। खबर धीरे धीरे सब जगह फैल गई। किसी ने भी मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। पता है गंगा, जब लड़की ससुराल और पति छोड़कर मायके आ जाए ना, तो सारी गलती सारा कसूर उसी का होता है। लड़के को कोई कुछ नहीं कहता, लोग चाहे कुछ भी कह रहे हो गंगा, पर कुछ दिनों के बाद मुझे उस आदमी के नाम से ही नफरत होने लगी थी। अपने स्वार्थ के लिए जिसने अपने बच्चे तक को अपना मानने से इनकार कर दिया, उससे दूर हो जाना ही भला। 2-3 महीने बाद ही पता चला कि उसने कहीं और शादी कर ली। ये मिली थी मुझे अपनी कमी की सज़ा। ज़िंदगी कठिन तो थी ही गंगा, अब और ज़्यादा हो गई थी। अपनी सोचूं कि अपने बढ़ते पेट की, भाभी के ताने सहूं या लोगों के, सब कुछ बहुत कठिन था सहना गंगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। अब कोई एक दिन की बात तो थी नहीं। अभी तो अकेली जान को संभालना मुश्किल हो रहा था, आगे कैसे चलेगा। तब जुड़वा बच्चों का तो पता भी नहीं था। फिर मौसी, बस कटता ही रहा वक्त जैसे तैसे। मौसी ठंडी सी सांस भर के बोली, समय पर 2 जुड़वा लड़कियां हुई। जहाँ बच्चों को देखकर मुझे जीने का सहारा मिला, वहीं भाभी खर्चे बढ़ने से परेशान हो गई। एक साथ 2-2 बच्चे, वो भी लड़कियां। पैसा कोई पेड़ पर थोड़े ही ना उग रहा था। भाभी कोई गलत थोड़े ही कहती थी, उनके दोनों बच्चे भी तो बड़े हो रहे थे। मुझे खुद भी समझना चाहिए था ना। उन लोगों ने कोई जन्म भर का ठेका तो नहीं ले रखा था ना मेरा। सही बात है मौसी, आजकल माँ बाप तक तो इतना साथ निभा नहीं पाते। आपके भैया ने तो फिर भी बहुत निभाया। मायके में हमारे पड़ोस में ही एक लड़की छोड़ आई थी अपनी ससुराल। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती भेज दिया। कहा तुम्हें हमने ब्याह दे दिया, अब भैया हमें माफ़ करो, बाकी बच्चों को भी तो देखना है। उस लड़की ने फिर कुछ नहीं कहा अपने मायके वालों से, आई भी नहीं उसके बाद। जब तक सहा सहती रही, फिर एक दिन भाग गई घर से। कई साल हो गए, अब तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, जिंदा भी है या मर खप गई कहीं। मुझे भी यही लगा गंगा कि सर पर छत मिल गई है, यही क्या कम है। अब यूँ हाथ पर हाथ रखे रहने से काम नहीं चलने वाला। कुछ तो मुझे भी हाथ बटाना ही चाहिए ना भैया का। पता चला कि कल को ये छत भी ना रहे कहीं। फिर आपने क्या किया मौसी? गंगा फिर से बीच में टोक कर बोली। बहुत सोचा गंगा, पर मुझे खाना बनाने के सिवा कोई दूसरा काम समझ ही नहीं आया। बताई थी ना तुझे अभी कि वे खाना सीखने का कोर्स भी कर लिया था, तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी वहाँ पर उन्होंने, अपने देश की भी और विदेशों की भी। एक दिन भाभी का मूड देख के अपनी बात कही तो तुरंत बिदक गई। बोली, काम करने की सोच तो रही हो, पर इन दोनों को कौन देखेगा। अब जीजी ये उम्मीद मत रखना कि मैं संभालूंगी, न मेरा इतना बूता नहीं है कि 4-4 बच्चों को संभालूं। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं भाभी, इतना जुर्म नहीं करूंगी तुम पर। तुमने जितना मेरा साथ निभाया, मैं आजीवन उसका कर्जा नहीं उतार सकती। बस मुझे इतनी सी इजाज़त दे दो।
कि मैं घर से ही अपना काम शुरू कर सकूं। ऐसा कौन सा काम है जो घर से ही हो सके जीजी? चौंक कर उन्होंने पूछा। तब मैंने बताया उन्हें कि घर पर ही खाने के टिफ़िन तैयार करके ऑफिस या स्कूल में भेजेंगे। आजकल लोग बाहर कैंटीन वगैरह में ना खा के घर का बना खाना खाना चाहते हैं, इसीलिए हम जैसे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और 2 पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे भैया नहीं माने तो? भाभी थोड़ा सकुचाई। शुरू हो जाएगा, कुछ पैसे आने लगेंगे तो भैया को बता देंगे भाभी। अभी पहले कुछ मिले तो। मैंने उनका संकोच दूर करने की कोशिश की। भाभी को बात समझ में आ गई। पैसा आता किसे बुरा लगता है, और हमें तो इसकी बहुत ज़रूरत थी। भैया की एक छोटी सी किराने की दुकान से चल नहीं पा रहा था घर। मुझे पता थी घर की हालत। आगे आगे तो और मुश्किलें आने वाली थीं। भाभी पर भी अब गुस्से की बजाय तरस आने लगा था। उन बेचारी को भी क्या मिला हमारे घर आकर? सिर्फ जिम्मेदारी। भाभी की मंजूरी मिलने के बाद कोशिश की तो शुरू में घर से थोड़ी दूरी पर बने एक लड़कियों के हॉस्टल में करीब 10-12 लड़कियों का दोनों समय के खाने का ऑर्डर मिल गया। बस तो फिर शुरू हो गया एक नया सफ़र ज़िंदगी का। महीने का पहला प्रॉफिट भैया के हाथ पर रखा तो आंखें भर आईं उनकी, मेरी भी। भैया सब समझ गए मेरी मनोदशा। कुछ अलग से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस तो गंगा, अब तो पूरे परिवार का साथ था। अब क्या मुश्किल, काम मिलता ही चला गया। हॉस्टल की 10-12 लड़कियों के खाने से शुरू हुआ मेरा काम अब तो कई स्कूल और शहर के ऑफिसों तक पहुंच गया है। घर में कई बनाने वाले भी रख लिए। ऑफिस का खाना तो वहीं से कर्मचारी आकर ले जाता है। बाकी आसपास के ऑर्डर कभी हम लोग तो कभी घर में लगाए लोगों के हाथों भिजवा देते हैं। अब तो ज़िंदगी कट गई इस काम में गंगा, पर सब सही है। घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है। घर में पैसा आते ही भाभी भी सहेली सी हो गई। भैया के दोनों लड़के और मेरी दोनों लड़कियां भी खूब अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। अब तो बस एक ही इच्छा है कि दोनों लड़कियां अपनी अपनी ससुराल चली जाएं और खूब खुश रहें दोनों। पूछा तुमने उनसे शादी के लिए? कहीं कोई पसंद वसंद कर रखा हो कॉलेज में? आजकल तो ये सब खूब चले कॉलेज में मौसी। पूछा था गंगा, ये भी पूछा। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है गंगा, बिना उनसे पूछे उनकी शादी नहीं करूँगी। बोली, माँ अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी पढ़ाई पूरी करके पहले नौकरी करनी है, अपने पैरों पर खड़े होना है, फिर अपनी माँ को ढेर सारे सुख देने हैं। बहुत कर लिया हमारी माँ ने, अब हमारी बारी है। उसके बाद सोचेंगे शादी के बारे में। मुझ में तो इतनी बड़ी कमी थी गंगा, सो मेरी इच्छा मेरी मर्ज़ी तो किसी के लिए कोई मायने रखती ही नहीं थी। मगर मेरी बेटियां तो बहुत सुंदर स्वस्थ हैं। उनकी शादी जब होगी उनकी मर्ज़ी से होगी। शादी का जिक्र होते ही पुरानी यादों ने शब्दों में कड़वाहट घोल दी थी। कुछ बातें, कुछ यादें जहन से कभी जाती ही नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो और कितना भी वक्त क्यों ना बीत जाए। गंगा सूना सूना सा उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती और समझती रही। जाने को हुई तो गंगा से बोली, सरला मौसी अपने घर को संभाले रखियो बिटिया, कोई फ़ायदा नहीं है घर और पति जोड़ने में। बहुत मुश्किल है अकेले सब संभालना। मैंने वो कैंटीन के सतीश की आंखों में तेरे लिए बहुत कुछ देखा है। अपनी मौसी की मानना तो किसी चक्कर में मत पड़ जाना, कुछ हाथ नहीं लगेगा सिवाय बदनामी के। गंगा मौसी को नमस्ते कर बाहर निकल आई। सोचने लगी कि मौसी ने कब को सतीश की आंखें पढ़ लीं। कौन कहता है उनमें कुछ कमी है? इतनी पारखी नज़र है उनकी, तो इतनी होशियार है वो तो।
उनकी पारखी नज़रों और उनकी होशियारी का फ़ायदा उठाकर वह भी अपने जीवन की कमी के साथ खुश खुश रहना सीखेगी। हर हाल में सामना करेगी अपनी मुश्किलों का। मुश्किलें किसके जीवन में नहीं होती, सबको सब तो नहीं मिल जाता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। हल्की सी एक हंसी तिराई है उसके होठों पर। उसके कदम तेज तेज अपने घर की तरफ बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। तो अगली कहानी तक, अगली शायरी तक या फिर कविता तक आपसे विदा चाहती हूँ। अगली प्रस्तुति के साथ पुनः हाजिर होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार एंड टेक केयर।